नमस्कार। आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो देखा जाए जीवन में और जीवन के लिए, उस प्रकृति के लिए बायोडायवर्सिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि नेचर जो है बिना बायोडायवर्सिटी के नेचर की सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी नेचर की सबसे सुंदर चीज को सुंदरता प्रदान करने का काम करती है, और उसके साथ साथ नेचर में बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चाहे हमारा फूड हो, चाहे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हो, वाटर हो, हवा पानी, यानी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो डाइवर्सिटी से ही प्राप्त होती हैं। तो डाइवर्सिटी एक नेचुरल रिसोर्स है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बहुत विशेष रोल प्ले करती है। तो आज हम इस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बना कैसे। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बिगेन 15 बिलियन ईयर्स एगो। क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ग्रेविटेशनल फोर्स collapsed these clouds to form stars. Formation of carbon, nitrogen, and oxygen for life. Explosion of some these stars to form clouds. Formation of water, carbon dioxide, mono, hydrocarbons. Formation of new generation of stars. Solar system by collapsing clouds. Formation of the planet Earth. Origin of life on planet Earth. तो देखा जाए सबसे पहले आज से 15 मिलियन ईयर्स या साल पहले हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड बना था, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न हुआ था जिससे क्लाउड से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कुछ जो हमारे स्टार्स थे उसमें एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से क्या हुआ, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, और साथ साथ में न्यू जनरेशन स्टार्स और सोलर सिस्टम भी डेवलप हो गया, और इस तरीके से जो आधुनिक पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ, और उसी समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये हमारी बायोडायवर्सिटी का प्रारंभिक काल था। अब यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। Began 4.5 billion years ago on the earth. The ocean received organic matter. Formation of key molecules such as sugar, amino acid, nucleotides in water. Development of DNA and RNA molecules. Formation of prokaryotic cells and prokaryotic organism. यानी कि आज से जीवन की उत्पत्ति के बाद 4.5 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर जीवन प्रारंभ हो गया था, और उसी के साथ साथ समुद्र का निर्माण हो गया था, अर्थ का निर्माण हुआ था, और उस समुद्र के निर्माण के साथ साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो वाटर के साथ उत्पन्न हुए। तो उसमें शुगर था, अमीनो एसिड थी, न्यूक्लियोसाइड्स था, और इन्हीं सबसे मिलकर जब पढ़ा होगा आप लोगों ने, सार्कोट्स बना था, आरएनए डीएनए बना, और उसी के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण सरफेस पर आरंभ हो गया था। अब जब चीजें प्रोकैरियोटिक लाइफ स्टार्ट हो गई तो उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। बायोकेमिकल एवोल्यूशन ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल यानी कि एक कोश के जीव जंतु थे उनमें बहुत सारे क्लाइमेट के अनुसार जैसे चेंजेस आते रहे, उनके बायोकेमिकल भी चेंजेस आते रहे, और धीरे धीरे जो हमारे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक में बदलने लगे, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, और धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनका डेवलपमेंट हमारी अर्थ प्रारंभ हुआ। और यहीं से स्टार्ट होती है हमारी बायोडायवर्सिटी की कहानी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और फिर वो ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और ह्यूमैनिटी। एक ब्रांच इधर एनिमल्स की चलना शुरू हो गई,
और दूसरी चीज अर्थ सरफेस पर जो प्लांट किंगडम था उसका भी विकास शुरू हुआ, प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। और जो आज हम देखते हैं अर्थ सरफेस पर प्लांट्स कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, तो ये धीरे धीरे इस तरीके से हमारी अर्थ सरफेस पर डेवलपमेंट हो गया था इस तरीके का। और इसके साथ साथ यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी, स्टार्स, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अगर हम देखें तो आज का ये आधुनिक जो बायोडाइवर्सिटी कंपोजिशन है वो कई हजारों साल में अर्थ सरफेस पर डेवलप हुआ है, जिसको हम इस मैप में देख सकते हैं, चार्ट में, कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किस तरीके से चीजें बनना स्टार्ट। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वेरिएशन ऑफ टेक्सोनॉमिक लाइफ फॉर्म्स within given ecosystem, biomes, or for the entire earth. Biodiversity refers to variety and variability among all group of living organism and ecosystem complex in which occurs. तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, जो हमारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट की लाइफ अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है, अपने इकोसिस्टम के साथ एक एसोसिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है, विविधता है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हेलो। हाँ, अभी मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको, ठीक। Biodiversity refers to the variety and variability among all group of living organisms and ecosystem complexes in which they occurs. तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जैव विविधता कितनी है, कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, जितनी भी स्पीसीज उस जगह पाई जाती है वो उस स्थान की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट डाइवर्सिटी कहलाएगी, एनिमल्स की कहें तो एनिमल्स कहलाएगी, और दोनों की अगर हम स्पीसीज रेंज को देखेंगे तो मिला के कॉम्बो बनेगा बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी, हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में एक साथ कई सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रीकल्चर जोन्स हैं, जहाँ एक समय में हमारे देश में अलग अलग तरीके के मौसम्स होते हैं, फसलें में अलग अलग तरीके की होती हैं, प्लांट कम्युनिटी भी वहाँ अलग अलग मिलती है, एनिमल कम्युनिटी भी अलग अलग मिलती है। तो हमारे देश में कई सारे बायोग्राफिकल जोन्स हैं जो इस मैप में हम देख। पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, डेंस एरिया है बायोडाइवर्सिटी का, उनमें से 2 एरिया जो हैं बेसिकली इंडिया के हिस्से में आते हैं, वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और इंडो बर्मा बॉर्डर। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है, जिनका वर्ल्ड में अपना एक स्थान है, जो आप मैप में देख सकते हो, दिखाया गया मैप में पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट है। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस, कंजर्वेशन की जरूरत क्या पड़ी, बायोडाइवर्सिटी में नेचर में क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है शिकार करते हैं, एनिमल्स का मार देते हैं, तो उनकी स्पीसीज लुप्त होने की कगार पे जाती है। वाइल्ड लोग अपने भोजन के लिए वहाँ मीट खाते, डिपेंड करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं। या आप देख सकते हैं, इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवरों को उनके दांत के लिए या बहुत सारी दवाएं बनाने के लिए या स्किन की स्मगलिंग के लिए जानवरों को मारा जा रहा है, जिससे हमारी डाइवर्सिटी आज खतरे में है। तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूड्स ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म and ecosystem within which they live and interact, and also the totality of genes found in the organism is known as biodiversity. The term biodiversity coined by W.G. Rosen in 1985। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया W. रोजन ने 1985 में दिया था। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी में किस किस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो पहला टर्म आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, किसी स्थान पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स और एनिमल की, तो देखा जाए तो जीन बैंक होता है। तो जितने स्पीसीज मिलेंगे, जितने जीनस मिलेंगे, वो क्या होगी, वहाँ जेनेटिक कंपोजिशन है, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म
as result of gene content is known as genetic diversity. Species diversity of organism at species level is known as species diversity. अब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होता है, जीनस एक ही होता है। जैसे सोलेनम जीनस ले लेते हैं, सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम बिलोसम, बहुत सारे सोलेनम स्पीसीज पाई जा रही हैं। उस अगर हम स्पीसीज लेवल पे स्टडी करेंगे तो वो हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाएगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब हमारे एक ही एरिया में कई सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, कई सारी डिफरेंस वैल्यूज होती हैं एनवायरनमेंट की, तो वो जो स्टडी करते हैं वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाता है। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम में जो डिफरेंट, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व ले लेते हैं, तो एक ही बायोस्फीयर में जो फॉरेस्ट मिल जाएगा आपको, ग्रास लैंड मिल जाएंगे, वाटर बॉडीज मिल जाएंगी। तो डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें जो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा, तो इसी स्टडी को हम कहलाते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इकोलॉजी के बेस पे कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला होता है हमारा अल्फा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर स्थान पे जितनी स्पीसीज पाई जाती है, जितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो उस स्थान के लिए वहाँ की अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। बीटा डाइवर्सिटी, द स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट हैबिटाट्स विद इन सेम जियोग्राफिकल रीजन्स इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं डिफरेंट हैबिटाट्स में, उस रीजन पे जो स्टडी हम करते हैं स्पीसीज की, वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाती है। गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट रीजन्स में पाया जाता है, डिफरेंट जियोग्राफिकल भौगोलिक परिस्थितियों में पाया जाता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज क्या है, बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। प्रोडक्टिव वैल्यूज, यानी कि फूड मिलता है हमें, न्यूट्रिशन वैल्यूज के लिए चाहिए होती है, भोजन, मेडिसन, कपड़े। तो जो रॉ मटेरियल है वो हमें बायोडाइवर्सिटी नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है। कंज्यूमेटिव वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, यानी कि हम बहुत सारे कल्चरल चीज़ें जो मिलती हैं, रंग है, कलर है, पूजा पाठ के सामान, वो नेचर से मिलता है। एस्थेटिक वैल्यू, लीगल वैल्यू, इकोलॉजिकल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। तो बहुत सारे रिसोर्स हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, हमारी वेल्थ और हेल्थ के लिए जो चीज़ें हैं वो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी से ही प्राप्त होती हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या, बायोडाइवर्सिटी का, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखती है। प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सोशल बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर। जैसे हमने बताया कि ह्यूमन देश विकास के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हमें लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ, वेल्थ, धन संपदा जो भी चाहिए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट है। अगर बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है तो हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक स्तर पर हम कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अब बायोडाइवर्सिटी की लॉस किस तरीके से हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, जो नेचुरल रिसोर्स है वो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए काटे जा रहे, जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही जा रही है, हैबिटाट खत्म करी जा रहे हैं। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन से क्या होता है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, उनका एरिया सुकड़ता हुआ चला जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब जो चीज़ें कमर्शियल लेवल पर जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनका हम जितना हम रिचार्जेबल चीज़ें हैं या जितना बन रही हैं उससे ज़्यादा कहीं हम उसका यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जा रही है। पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्बेंस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन तेजी से हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने से क्या हो रहा है, बरसात कम हो रही है, एटमॉस्फेयर में गैसेस का इम्बैलेंस हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे आइस पिघल रही है,
अचानक आंधी तूफान, बरसात, ठंड, सर्दी, गर्मी, अचानक चीज़ें हो रही हैं, तो उससे हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, फूड सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी कुछ विदेशी स्पीसीज हमारे यहाँ आ जाती हैं जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज को प्रभावित करती हैं। जैसे हम देखें वाटर सिस्टम में, अगर हम बात करें जलकुंभी की, पार्थेनियम ग्रासिस की, लेंटाना की, तो ये कुछ ऐसी प्लांट स्पीसीज हैं जो हमारे लिए और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए इस समय बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी स्पीसीज को नहीं उगने देते हैं, हमारी जमीन को बंजर बनाने का भी काम करते हैं। अब आती है की स्टोन स्पीसीज, द स्पीसीज दैट फॉर्म्स a central supportive hub in the ecosystem, the loss of which result in the collapse in the ecosystem function as well as loss of coexisting species, tiger, African elephant and flying fox। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो हमारे इकोसिस्टम को सेंटर में रख के उनको बैलेंस करने का काम करती हैं, और उन पे बहुत सारी दूसरी स्पीसीज भी डिपेंडेंट होती हैं। अगर वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और दूसरी स्पीसीज भी इससे प्रभावित होंगी। इंडिकेटर स्पीसीज, द स्पीसीज हुज प्रेजेंस और absence or relatives being the given environment inductive of health of ecosystem, lichen is the indicator of species of air pollution। नेचर में बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका पाया जाना और absence होना इन्वायरमेंटल चेंजेस की लो इंडिकेटर करते हैं। जैसे हम पढ़े हैं, बहुत ही परिचित हमारा एग्जाम्पल है लाइकेन। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं मिलेंगे, और जहाँ लाइकेन मिलेंगे वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन पोल्यूशन का इंडिकेटर है एटमॉस्फेयर कहाँ साफ है कहाँ नहीं है, तो लाइकेन सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो करता है। अम्ब्रेला स्पीसीज, द स्पीसीज विच आर टिपिकल लार्ज require lot of habitat protecting areas, no area and other species। चीता कैन बी कंसिडर्ड अम्ब्रेला स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जिनके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता रहने के लिए, अब हमारे पास प्रोटेक्टिंग एरिया नहीं है, और उसके साथ साथ उनकी दूसरी स्पीसीज भी उसी पर डिपेंड रहती हैं। तो अगर देखा जाए चीता उनमें से एक है जिसको अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है, यानी कंजर्वेशन की आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत सारे टाइगर रिजर्व वगैरह बनाए गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है उसके दो कंडीशंस होती हैं, दो तरीके से, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। जब हम नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत ही हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं तो वो हमारी कहलाती है इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें सेक्रेड ग्रुप्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, टेरेस्ट्रियल मैराइन सब सिस्टम है, वेटलैंड्स हैं। इसमें जो कंजर्वेशन होगा वो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन होगा। और नेचुरल रिसोर्स से बाहर कंजर्वेशन अगर हम करते हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। उसमें सेक्रेट्स प्लांट होम गार्डन होते हैं, हमारे सीड बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, वर्टिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, और एक्वेरिया है। इनके द्वारा हम जो है वो स्पीसीज को कंजर्व करने का काम करते हैं। इस मेन दो तरीके हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डेफिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ मीन्स विच प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ जीनोटाइप स्पीसीज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी is mentioned is known as biodiversity conservation। Method of biodiversity conservation: in situ conservation, ex situ conservation। The method of conservation of biodiversity in the natural habitats of organism is known as in situ conservation। Example: by farming, national park, biosphere reserve, wildlife sanctuaries। Ex situ conservation: the method of conservation of biodiversity outside their natural habitats in the man-made system इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे हम बता चुके हैं कि अगर हम उसकी जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा ऑर्गेनिज्म का, उसको हम मैन मेड सिस्टम में डेवलप कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे फार्मिंग, जूलॉजिकल गार्डन्स, वर्टिकल गार्डन, स्पर्म बैंक, ओबम, सीड बैंक एंड क्रॉप प्रिजर्वेशन वगैरह जो मेथड्स हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की इन सीटू कंजर्वेशन में। एरिया scenic beauty of historical importance owned by government where the animals kept and the environmental protect for human interference is meant for restriction purpose। तो जो नेशनल पार्क है वहाँ ह्यूमन की बहुत ही कम मात्रा में इंटरफेरेंस होता है, और ये नेचुरल ब्यूटी को बचाए रखते हैं। और इनको कंजर्वेशन एरिया घोषित करने के बाद जो नेशनल पार्क वगैरह एरिया हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। इससे कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं: बांदावुड नेशनल पार्क, गोरमोरा नेशनल पार्क, जलदपारा, सुंदरबन नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, ग्रीन नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क।
ये हमारे देश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट लंबी है जिनके द्वारा हम एक्सीटू इंसीटू प्लांट और एनिमल दोनों डाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज द वॉलंटरी कोऑपरेटिव कंजर्वेशन रिजर्व क्रिएटेड to protect biological cultural diversity of region while promoting sustainable economic development। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें कई सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, नेचुरल पार्क हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं। तो कल्चरल, नेचुरल, हर तरीके से ये जो है हमारे नेचुरल ब्यूटी को कंजर्व करने का काम करते हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, कोल्ड डिजर्ट, नीलगिरी, मानस, ये बड़े हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में महत्व प्ले कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी an area kept in natural condition where it is illegal to interfere in the any way the natural life there where killing and capturing of any animals is prohibited is known as wildlife sanctuary। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली हम एनिमल्स स्पीसीज को कंजर्व करने का काम करते हैं। बुक्सा एंड गुरमोरा, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा, चिल्का बर्ड सेंचुरी दालमा झारखंड एंड डेंडलाई उड़ीसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर हम इनको कंजर्व करने का काम करते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जहां बहुत ही डेंस स्पीसीज होती है, कई सारी स्पीसीज होती हैं। ज्योग्राफिक एरिया दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी बट थ्रेटेंड विद एक्सटेंट आर नोन एज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडो एंड बर्मा एरिया। तो हमारे ये हॉट स्पॉट है जहाँ बहुत ही स्पीसीज पाई जाती हैं। अब स्पीसीज में उसमें हम उसकी प्रेजेंस और अब्सेंस के अनुसार जो प्रेजेंट कंडीशन उसको हम रेड डाटा बुक के अनुसार उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, द नेटिव स्पीसीज हुज नंबर इज डिक्लाइन ड्यू टू दैट थ्रेटेंड एंड दैट फेस सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर। यानी कि बहुत सारी स्पीसीज है जिनका यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा है और उनका संख्या नंबर कम होती चली जा रही है दिनों दिन। आने वाले समय में उनके लिए रिस्क भी है क्लाइमेट लेवल पर भी और यूज के लेवल पर भी, और आने वाले समय में भविष्य में वो लुप्त हो सकती है। ऐसी स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज के जोन में रखते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं राउरवोल्फिया सर्पेंटाइना, नेपंथीस। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो पैंथर्स, टाइगर्स, राइनोस यानी गैंडा, बैरनस मॉनिटर, तो बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी और बहुत सारी चीजें हो सकी है, चीता है हमारा, गिद्ध है, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो इस समय लुप्त होने के कगार पर हैं और ये लुप्त हो चुकी, उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है आधुनिक रहन सहन के कारण। रेयर स्पीसीज दीज आर एनिमल्स ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शन, लोकलाइज्ड हैबिटेट में भी इसका डेड वाइल्ड। बहुत सारी कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, उनका बहुत ज़्यादा विकास और फैलाव नहीं हो पाता है और वो उसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। ऐसी स्पीसीज को हम रेयर स्पीसीज कहते हैं, जैसे एशियन गोल्डन कैट, ब्राउन बियर, कॉमन फ्रॉग, ग्राफिक, रॉक पिजन। vulnerable species, these species number is decline in habitats not being recovered because of over exploitation। तो इनका नंबर तो तेज घट रहा है लेकिन ये अभी एक्सप्लॉयटेशन के लेवल पर नहीं है और प्रचुर मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में पाई जा रही हैं। चीता, डोंगोंग, गोलैप्स, टर्टाइस और माउंटेन जेब्रा, पोलर बियर, रेड पांडा, और ये चीज़ें जो हमारी हैं वो डिक्लाइन है, लेकिन भविष्य में अगर इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया तो धीरे धीरे भी रेयर और एक्सटेंशन और इंडेंजर्ड स्पीसीज के में पहुंच जाएंगी। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, these are the species which cannot be found in the natural habitats or likely habitats। देखिए ऐसे प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी जिनकी नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी प्रभावित हो चुकी है और उनको या तो कहीं कंजर्व करके रखा गया, आर्टिफिशियल माध्यम में उगाया जा रहा है प्लांट्स वगैरह को, या उनको रखा गया है, या वो बर्ड्स एक दो कहीं बची है बाकी नेचुरल से लुप्त हो चुकी है तो उनको एक्सटेंड स्पीसीज रखें, जैसे डोडो बर्ड, गोल्डन टोड्स, जापानी सी, बुली मोमत, जवान टाइगर, ये बहुत सारी स्पीसीज हैं जो लगभग लुप्त हो चुकी हैं। अब ये कभी सरवाइव कर सकती है जब उनकी नेचुरल चीजें वापस होंगी। जैसे डोडो बर्ड्स है, वो किसी प्लांट को एक कहानी है, वो कभी बाद में बात करेंगे, वो उस प्लांट स्पीसीज को खाती थी
और उसी से वो रहती थी। वहां प्लांट स्पीसीज खत्म होगी तो डोडो बर्ड भी खत्म होगी, डोडो बर्ड खत्म होगी तो प्लांट स्पीसीज खत्म होगी। लेकिन प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक। इसके अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा जाता है, स्टडी की जाती है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी उपस्थिति है, उनकी इकोलॉजिकल स्थिति क्या है, उसके आधार पर इनको रेड डाटा बुक में हम स्थान देते हैं। और रेड डाटा बुक का जो पब्लिकेशन है वो IUCN के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और ग्रीन डेटा बुक, इसमें यूजफुल ट्रीज रिसेंट ईयर अटेंशन द सेवरल इकोलॉजिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट रिकॉर्डेड द सच डेटा हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द गार्डन डाटा बुक। तो बहुत सारी जो यूजफुल स्पीसीज है ट्रीज वगैरह की, उनको एक ग्रीन डेटा बुक का नाम दिया गया है। ग्रीन डेटा बुक में इनका सब चीजें मेंशन करते हैं जो हमारे यूजफुल है। ये कुछ हम स्पीसीज देख सकते हैं, चमगादड़ है, टाइगर है, कछुआ है, ये बहुत सारे बर्ड्स है, गिलहरी है। जो स्पीसीज हम देख रहे हैं ये सभी स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड जोन में पाई जाती हैं। आने वाले भविष्य में कभी भी ये लुप्त हो सकती हैं अगर हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व नहीं किया। ये देख सकते हैं बहुत ही रेयर स्पीसीज है हमारी। अब उसी तरीके से हमारी प्लांट स्पीसीज भी बहुत खतरे के दौर से गुजर रही है, जो आने वाले समय में हमें देखने को नहीं मिल पाएंगे। हमारे डेफेंथीस प्लांट का ग्रुप है, इसे कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ये पॉल्यूशन होने के कारण काफी तेजी से घटते चले जा रहा है। तो ये आज था हमारा छोटा सा टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन।